अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े भी दुश्मन हों, अल्टीमेटली वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान, ये दो वाहिद दुश्मन हैं एक दूसरे के, जो पिछले 70 सालों से एक दूसरे के साथ बैठने के कितने मौके मिले, फिर भी ये बैठने को तैयार नहीं है। सियासत का मैदान हो, खेलों का मैदान हो, या फिर सिक्योरिटी के मामलात हों, कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से जनाब ये अपने आप को सारी दुनिया से मुख्तलिफ अपने आप को जनाब वो करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जनाब ये इनकी सुलह नहीं होने वाली, कुछ भी हो जाए। यूरोप में, मगरब में कितने लोग ये एक दूसरे के खूनी दुश्मन थे यूरोप में, आज वो कहाँ पहुँच चुके हैं। इंडिया और चाइना की आप मिसाल ले लें, इंडिया और चाइना आज कहाँ बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। टेरिटोरियल इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे और मसले मसाइल भी हैं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ मामला लेके चल रहे हैं एटलीस्ट। अब यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की आज हम थोड़ा सा ना तज्जियाती पहलू करने लगे हैं। आपके पास सियासत की खबर रखेंगे, खेलों की खबर रखेंगे, उसके अलावा आपके पास सोशल खबर रखेंगे। आपने खुद फैसला करना है कि किसका कसूर है, किसके एंड पे ये मामला चल रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम खेलों की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट खबर आपके सामने रख लेते हैं। वीमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, वीमेन 2025 जो वर्ल्ड कप है, उसमें यह है कि अच्छा कुछ दिन पहले जो एशिया कप वर्ल्ड का जिसका इख्तिताम हुआ है, उसमें भी यही हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ जनाब। वही वो जो कुछ दिन पहले वो जो एक जंग हुई है कुछ महीने पहले, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, उसी को लेके जनाब हम कैरी करके जनाब चल रहे थे। और ये है कि हमने क्रिकेट के अंदर भी सियासत को हमने घुसेड़ दिया है। अब हैंडशेक एशिया कप में भी नहीं किया गया, और यही हुआ है कि जनाब वीमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है उसमें हैंडशेक नहीं किया गया। और वही जनाब बेरुखी, वही मामलात, वही तरतीब, उसी तरीके से जनाब दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। अब यह है कि दोनों जनाब बीसीसीआई ने तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया था 2 दिन पहले, जो हमने ब्लॉग किया है उसमें हमने आपके सामने ये खबर रखी थी बाकायदा तौर पे। उसमें बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऐलान किया था कि अब ये एशिया कप वाला पैटर्न चलेगा, वही तरतीब चलेगी। सिर्फ वहाँ पर सिर्फ जेंडर की तब्दीली आ गई है, वहाँ पर पहले मेल थे अब फीमेल आ चुकी हैं, सब कुछ वही चलेगा और वही हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। अच्छा, इसी में जनाब एक और ख़बर है कि इसी स्पोर्ट्स की दुनिया से ही इंडिया और पाकिस्तान के मैच के साथ ही एक और ख़बर है। उसमें यह कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, या जो आईसीसी भी किस तरीके से पोलिटिसाइज हो चुकी है, किस तरीके से वो जनाब भारतीय एमा पर किस तरह के फैसले करने के ऊपर आ जाती है, जिस तरीके से वो अंपायर का फैसला था, अब यह है कि जनाब थर्ड अंपायर का फैसला है। थर्ड अंपायर ये, अच्छा, क्रिकेट की दुनिया में पहली मर्तबा हमने देखा है थर्ड अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया है। ऐसा कभी किसी ने सोचा था? थर्ड अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया है। जनाब हमारी ये मुनीबा अली बैटर हैं, वो जनाब उनको वो आउट हो गई थी, थर्ड अंपायर ने पहले उनको जनाब नॉट आउट क्लियर कर दिया है। लेकिन इंडियन जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम जो है, वीमेन क्रिकेट टीम, वो जनाब डटी रही। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये आउट है और थर्ड अंपायर को दोबारा रिव्यू करना चाहिए अपने फैसले पर, और थर्ड अंपायर ने बाकायदा तौर पर अपना फैसला वापस लिया है। ये क्रिकेट की दुनिया में पहली मर्तबा हमने देखा है। ये जनाब खेलों की खबर से हमने आपके सामने रखा है। बाद में इस पर आपने तज्जिया खुद करना है, ये तज्जिया हम आप पे छोड़ रहे हैं कि आपने करना है कि जनाब हम आज ये जो मामलात हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के, उसकी मेन वजूहात क्या हैं। आगे जनाब ये है कि हम इंडिया के अंदर से खबर रख लेते हैं। इंडिया में 14% मुसलमान हैं, तकरीबन 24 करोड़ वहाँ पर आबादी है। 24 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, पूरा एक मुल्क वहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ पे जनाब कुछ दिन पहले भी हमने व्लॉग किया था, उसमें एक बरेली का एक मकाम है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कोई एहतजाज हुआ है और आई लव मोहम्मद के नाम से वहाँ पर कोई एहतजाज हुआ है, और उस एहतजाज के बाद एफआईआर दर्ज की गई हैं। उसकी हम तफसीलात में तो नहीं जाना चाहते, लेकिन जो एफआईआर जिन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, उनके बाकायदा तौर पर घर मसमार करना शुरू कर दिए हैं भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ये तो हम सुनते आ रहे थे इसराइल यही टैक्टिक्स अपनाता है, ये हम सुनते आ रहे थे कि जनाब ये वार टैक्टिक्स हैं बेसिकली। लेकिन यह है कि इन हालात में भी जनाब घरों को मसमार कर देना, उनके जनाब जो पैलेस हैं उनको जनाब मसमार कर देना। आई लव मोहम्मद की जो, अच्छा, ये जो आला हज़रत की दरगाह का वहाँ पर बहुत बड़ा सिलसिला है इंडिया में, वहीं से शुरुआत हुई है। वहाँ पर जनाब उसकी चार दीवारी को गिरा देना। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तकीर रज़ा खान के घर के बाहर भी जनाब वो क्रेनें पहुँच चुकी हैं। अब ये वीडियो आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स में जनाब ये कहा गया कि जनाब इंडियन मीडिया भी जनाब इसके पीछे खड़ा हुआ है। इंडियन पुलिस के या उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है
اس میں یہ ہے کہ جناب پولیس نے باقاعدہ طور پر وہاں پر آپریشن بھی شروع کر دیا اور بہت بڑے لیول کا آپریشن ہے یہ. اس میں جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پولیس نے مولانا تقیر رضا خان کے معاون ڈاکٹر نفیس کے 2 بینکویٹ ہال بھی مسمار کر دیے ہیں. یہ بھی جناب ایک خبر ہے. اسی کے ساتھ یہ رضا پیلس نامی عمارت کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے. یہ رضا جو ان کے ہیں بریلوی جو مکتبہ فکر کے جو پیشوا ہیں وہاں پر جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس مذہب کی اس فرقے کی, یہ ان کے ریلیٹڈ جو ان کی جو جائیدادیں ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے قریبی ہیں یا ان کا جو وہاں پر مدرسہ ہے اس کے جو محتمم ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں یہ ان کے خلاف ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ جناب اس سینڈ پہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے ولاگ میں بھی اس خبر کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. انڈین بھارتی جو ہے بھارتی وایو سینا انڈین ایئر فورس کے جو چیف ہیں امر پریت سنگھ صاحب اور اس کے علاوہ جناب آرمی چیف جو ہے انڈیا کے, انہوں نے ایک دھمکی دی تھی. انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ جناب پاکستان اگر دنیا کے نقشے پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے. مطلب قائم رہنا چاہتا ہے آپ پاکستان کو ختم کر لیں گے, یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ایٹمی حملے کی آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا. ہاں ایٹم بم گرا کے ہی آپ ختم کر سکتے ہیں, جس طریقے سے اس میں امپیریل جاپان کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ جناب ایٹم بم گرائیں, ختم کر دیں ہر چیز, بالکل ملیا میٹ کر دیں. لیکن امریکہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکا. آج وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جناب ہوش کے ناخن لیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ ایک میوچولی اشورڈ ایک سیلف ڈسٹرکشن ہوگی. یہ اس طرح کے بیانات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں, ملٹری اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, دونوں نے باقاعدہ طور پر انڈیا کے اس بیان کی نفی کر دی ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپریشن سندور میں جس طریقے سے ہم نے انڈین فوج کو جس طریقے کا جواب دیا ہے اور جو ہمارا سکور رہا ہے 6-0, یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے. ایکس پر ان کی پوسٹ ہے اور یہ بھی ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6-0 کا جو سکور رہا ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ بیان ہے. اس کے علاوہ جناب امر پریت سنگھ نے بھی بھارت کی جانب سے بھارتی لڑاکا طیارے جو گرائے گئے تھے پاکستان کی جانب سے, ان سے سوال کیا گیا. اب وہ پریس کانفرنس آپ خود بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جن بھائیوں کو اعتراض ہے کہ جناب پاکستانی جو وہ ہے ایئر فورس ہے اس نے انڈیا کے لڑاکا طیارے نہیں گرائے, لیکن ان کے لیے یہ بھی ہے کہ کانگریس کے رہنما جو باقاعدہ طور پر تصویر لوک سبھا میں لے کر آئے تھے کہ اس کے بھٹنڈا کے قریب جناب اس کا رافیل وہ جو SD-005 کے اکارڈنگلی غالباً وہ اس کا جو کوڈ ہے وہ جناب وہاں پر گرا ہوا تھا. اس کی تصاویر لے کر آئے ہوئے تھے. وہاں کے MP ہیں باقاعدہ, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. MP نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جناب یہ بات کی تھی. یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا کے باقی رافیل طیارے وہاں پر گرے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے. آگے جناب یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے, اس میں یہ ہے کہ پاکستان دشمنی میں بھارتی فوج نے معصوم جانوں کو بھی نہیں بخشا. جانوروں کو تو کوئی قصور نہیں ہوتا. جانوروں کو کیا پتہ پاکستان اور انڈیا کی کیا دشمنی ہے, ان کے تعلقات کی کیا نیچر ہے. اس میں جناب بھارتی فورسز نے تھر پار کر کے جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر ایک غریب لوگ تھے, چرواہے تھے, وہ جناب اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے. بھارتی فوج نے باقاعدہ طور پر ان بکریوں کو, وہ سرحد پار کر گئی ہیں, ان کی جناب ٹانگیں ان کی کاٹ دی ہیں. 50 کے قریب بکریوں کی یہ ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب کچھ کی انہوں نے ٹانگیں توڑ دی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب کچھ کو انہوں نے گولیاں مار دی ہیں. بیشی مالکان زخمی بکریوں کا تیز دھار آلے سے ٹانگیں کاٹی ہوئی, وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بھی وائرل ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. وہ سرحد کے پار وہ بکریاں جو ہیں پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیوز کو. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس خبر میں کتنا صداقت ہے. آپ کے سامنے یہ ویژولز نظر آ جائیں گے آپ کو, اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہم یہ اس طرح کے دونوں انڈیا اور پاکستان کی دشمنی میں انسانوں کی دشمنی نے جانوروں کو بھی نہیں بخشا. کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا. اب یہ ہے کہ آگے جناب پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان میں ایک خبر آج کل بڑی گرما گرم چل رہی ہے. اس میں ایمل ولی خان جو ANP کے جناب وہ ہیں صدر ہیں, ان کے بڑے رہنما ہیں, اور یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ میں کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا. آرمی چیف شہباز شریف اور اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب اور اس طرح وزیر اطلاعات, یہ جناب امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے. پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے وہ جو نوادرات ہیں, قیمتی پتھر ہیں, معدنیات ہیں, وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جناب وہ پیش کر رہے ہیں, ان کو دکھا رہے ہیں اور ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ ہے. باقاعدہ طور پر جو اکنامک جو ڈپلومیسی ہے ممکن ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے معاملات چلانے کی کوشش میں ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایمل ولی خان نے جناب سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بہت بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اس طریقے سے کھلم کھلا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو آرمی چیف کو, وہ بھی, اور یہ وہی جناب سینیٹر ہیں جن کو لانے والے بھی وہی ہیں, اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ نے
18वीं तरमीम के बाद क्योंकि दिफा, रेवेन्यू, मवासलात और ये जो लीडिंग जो सब्जेक्ट्स हैं ये जनाब उसके पास वफाक के पास है। इसी वजह से जनाब वफाकी गवर्नमेंट ने इनके जवाब में, इनके जनाब उस वो जो बयान के जवाब में IG KPK को जनाब अहकाम जारी किए कि एमल वली खान बज़ात खुद और उनके ख़ानदान की जो सिक्योरिटी है वो जनाब वापस ले ली जाए। अच्छा, इसके ऊपर जनाब एक और टसल पैदा हो गई है। अब ये है कि टसल इस तरह की हुई है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो KPK के जनाब CM हैं, उन्होंने वो किया है जनाब अहकाम जारी किए पुलिस को कि जनाब उनके जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकारों को वापस भेजा जाए, या वहाँ पर जो इंटैक्ट हैं, वहाँ पर जो उनके पास है उनको इंटैक्ट रहने दिया जाए और वापस ना बुलाया जाए। लेकिन IG KPK ने जनाब उनसे बाकायदा तौर पर उससे जो हैं वो जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर जो उनके वज़ीर आला हैं उनको जनाब उनका अहकामात उनके मानने से इनकार कर दिया है। और ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब जो वहाँ के IG हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके जो पर्सनल हैं, उनके जो बल्कि उनको वापस भी बुला लिया है पुलिस पर्सनल्स, और उनका जो वो है तर्जमान है KPK पुलिस के, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का बयान भी जारी कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैज़ गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड एमल वली खान सिक्योरिटी बी विदड्रॉन, बट IG खैबर पख्तूनख्वा डिनाइड हिज ऑर्डर। उन्हें बाकायदा तौर पर उसके आर्डर को डिनाई कर दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि आज आप और हम, हमारी जो जमहूरियत है या फेडरलिज़म है वहाँ कहाँ खड़ी हुई है। और ये है कि उससे पहले जनाब एक और गंडापुर साहब की हुकूमत ने वो किया है जनाब, कुछ तस्वीर जारी किए पुलिस एहलकारों के। उन्होंने दावा किया कि जनाब ये पुलिस एहलकार एमल वली खान की सिक्योरिटी पर मामूर है, लेकिन एमल वली खान ने इस चीज़ का बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है। आखिरी खबर एक आपके सामने रखने लगे हैं। पिछले 2-3 दिन से जनाब बड़ा एक गर्मा गर्म एक जनाब खबर चल रही है कि जनाब पाकिस्तान ने कोई बंदरगाह कोई हवाले कर दिया अमेरिका को। ऐसा कुछ नहीं है। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जनाब कुछ तर्जमान हैं, उन्होंने अच्छा ये जनाब फाइनेंशियल टाइम्स ने इस खबर को ब्रेक किया है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने जब इस खबर को रखा है तो उसके अलावा बड़ा भूचाल आ गया, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात है, क्योंकि ये जो पसनी की बंदरगाह, ये पसनी का मकाम है जहाँ पर बंदरगाह उनको देना थी, वहाँ उन्होंने अपने 1 या 2 उन्हें टर्मिनल उस पर बनाना थे। और हुआ ये है कि जनाब ये बंदरगाह उस पर गवादर के बिल्कुल करीब है। आप ये देखें, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जनाब ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना पाकिस्तान में जो CPEC के मामलात हैं। और इस तरीके से हमने जनाब बाकायदा तौर पर ये ऐसा ही है जैसे हम उनको हवाई अड्डे दे रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा है और इसका हवाई अड्डों का इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना ज़्यादा पोर्ट का इम्पैक्ट होता है। अब ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इस खबर की बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को दुनिया की निहायत हिसास खित्ते में कदम जमाने का मौका तो इससे मिल सकता था, लेकिन यह है कि ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है डोनाल्ड ट्रंप को जिसके मुताबिक मनसूबे में पसनी को अमरीकी सरमायाकारों के लिए एक ऐसे टर्मिनल के तौर पर पेश किया जाना था। यही खबर है जिसे अहम मादनी वसाइल तक रसाई हासिल की जाना थी। वही जो मादनी वसाइल जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे भी थे कि जनाब ये हमारे बड़े कीमती नवादरात हैं, और इस तरीके से जनाब आके वहाँ इनको एक्सप्लोर करें। और बेसिकली वो था कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेसिकली वो अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अब तक ये बड़ा मामला जो है ना बाकायदा सीनियर सिक्योरिटी अफसरान है, क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड ये खबर थी, सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट को गलत करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जनाब ऑफ़र नहीं की गई ट्रंप इंतज़ामिया को, और ना ही ये जो अच्छा उसके इसी खबर में एक और बात भी लिखी हुई थी जनाब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके साथ मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए जनाब ऐसी ऑफ़र की गई है। लेकिन ये मोमेंटम बरकरार रखने वाली खबर भी बाकायदा तौर पर नलीफाई करार दे दी गई है, और इसको सीनियर सिक्योरिटी अफसर्स ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हैं, जो उनके तर्जमान हैं, उन्होंने इस चीज़ को भी जनाब कहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ऐसी कोई खबर नहीं दी गई। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।